नेपाल के लोगों में एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनकी कोई ऐसी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा लगती है, पर फिर भी जब सीमा के आप बहुत पास में होते हो और जब आप वहाँ से पाकिस्तान देखते हो तो ऐसा लगता है अरे ये हम सेम ही तो लोग हैं। धरान करके एक शहर है जो फुटप्रिंट्स ऑफ हिमालय कहा जाता है, वहाँ से हिमालय चालू होता है। तो वहाँ से जस्ट करीब 30-40 किलोमीटर में एक भेड़ेटार करके एक हिल स्टेशन है, तो वो बहुत अच्छी जगह है। नामजे करके एक गांव है उसके पास में, थोड़ा और ऊपर और चढ़ना पड़ता है। तो वो तो कुछ अलग ही था। वो तो मुझे ऐसा लगा कि नामजे जाके तो मैंने समय को मुट्ठी में कर लिया। शायद तेरे को कुछ चीज़ अच्छी लगती हो, हाँ। हमको कुछ लगती है। हाँ। किसी को चाय में मजा आता है, हाँ। किसी को दारू में मजा आता है, अपना अपना सब। हाँ। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेज खाना जो है वो जोधपुर मिलता है, तो मैं मेरी तरफ से मेक श्योर करूंगा कि तुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेज खाना मिले। मैंने पहली बार मिर्ची वड़ा खाया। अच्छा, बड़ा कहाँ पे जाके? सूर्या नमकीन या शाही समोसा? शाही स्पेशल। क्या आप कबीर को उस दिन प्राप्त कर लोगे जिस दिन आप बॉर्न हो जाओ? वो इतना कह के चला गया 19 साल तक। अगर कबीर को नहीं जानते हो तो आप कुछ मत करो, आप बस कुमार गंधर्व के भजन सुनो। राम जी का मंदिर कितना बड़ा है और कोई मस्जिद कितनी बड़ी बनी है, और उस पे बहुत आजकल लोगों का मतलब दिमाग सोचने का तरीका या किसी को मानने और नहीं मानने का तरीका इंपैक्ट करने लगता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਿੰਘ ਟੂਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पहुंच ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾत। कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या घर में भी बैठे हो, तो अलग अलग जैसे मैंने तेरी रिकॉर्डिंग चालू करी, ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने इस प्रोफाइल में शूट किया, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि कट टू अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो ये भी अच्छा लगेगा, तो मैं पॉज करता हूँ उस फ्रेम को, ठीक है, फिर आता हूँ प्ले दबा देता हूँ। ऐसे करते 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 नैरेटिव ढूंढते 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 मतलब एक कहानी बन जाती है। तो ये एक्सरसाइज भी कराई जाती है बहुत सारी फिल्म स्कूलों में, यही पॉज करके मतलब तुरंत एडिट हो रहा है, तुरंत एडिट ओके, मतलब आपने 2 सेकंड का लिया, पॉज किया, फिर फ्रेम सेट की, वापस प्ले, फ्रेम सेट की, वापस प्ले, फ्रेम सेट की, वापस प्ले, जैसे ऑनलाइन एडिटिंग करते हैं ऑन द सेट। यस। ये तो बढ़िया अलग चीज है। हाँ, तो मुझे नहीं पता था इस चीज का। तो ये मतलब लगभग ये इसने चालू की थी। हाँ। और उसके बाद हमको अच्छी लगी तो हम सब मिलके करने लगे। हम अभी नेपाल गए थे जब, तो हमने यही की कि हम पूरे दिन घूमते थे तो एक दूसरे की फिल्में बनाते रहते थे, और फिर उसको रात को आगे देखते थे कि हमने क्या देखा है, हम क्या कर रहे थे उस समय, तो बड़ा अच्छा लगता था। और इससे क्या है कि मतलब एक आइडिया आया कि जैसे 40 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज होता है, वैसे 1 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज होना चाहिए। और ऐसे अगर कोई हो तो मतलब वो उससे पता लगेगा कि इंसान आसपास कितना सजग है, उससे फिर वो कट निकालेगा, कहानी बनाएगा। मजा है मतलब इसमें। ये चैलेंज शायद लेते भी होंगे लोग, नहीं, ये करते भी होंगे। एक्सरसाइजेस है फिल्म स्कूलों में, बड़ी बड़ी फिल्म स्कूलों में इसकी एक्सरसाइज कराई भी जाती है, ताकि आपको 1 घंटा दे दिया, उसमें से आप फिल्म निकाल के लाओ। हाँ। ये भी अच्छी चीज है वैसे। तो हम ऐसे बनाते रहते हैं, हम 4-5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की, जितना हमको मेमोरी अलाउ करती है। नेपाल का कैसा रहा फिर वो, मतलब? नेपाल यार बहुत सुंदर जगह है, बसने का मन किया, नागरिकता ले लेने का मन किया। पर एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे जो फ्री बॉर्डर वाली चीज की बात होती है ना, तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि मैं पैदल कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहा हूँ, उसकी फीलिंग बहुत अलग है। और मतलब जैसे राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो वो वैसी सीमा तो नहीं है जो बिहार और नेपाल की सीमा है, वैसी तो सीमा नहीं है, पर फिर भी जब सीमा के आप बहुत पास में होते हो और जब आप वहां से पाकिस्तान देखते हो तो ऐसा लगता है अरे ये हम सेम ही तो लोग हैं, सब कुछ सेम ही तो है, बस ये एक चीज बीच में आई हुई है, इससे मतलब वहां जा नहीं सकते, बाकी तो हमारे ही गांव है, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही पुरखे, उनके पुरखे हम, हमारे पुरखे वो, ऐसा ही कुछ है ना। तो पर नेपाल में वो बहुत ऐसा लगा कि कुछ अचीव कर लिया है, जैसे कि मैं, बस बहुत लोग अचीव करते हैं, वो करते होंगे, पर मैं जैसे ही मतलब एंटर किया मेरे को लगा वाह यार कि ये एक बढ़िया चीज है। और उसके बाद नेपाल के लोगों में एक ये बहुत अच्छी चीज है कि उनकी कोई ऐसे नैतिक जिम्मेदारी है, मतलब वो अनसेड जिम्मेदारी उन सब की कि मेरी वजह से कोई भी यहाँ पे आया है ना मेरे देश में, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरी पर्सनल हरकतों से या किसी भी चीज से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेश मात्र भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी सामने वाले को। तो मेरे को लगता है कि ये जितने भी लोग जो हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं उनको भी बढ़िया मतलब एक कोर्स करना चाहिए नेपाल जाके, है ना। और इसमें एक सबसे मस्त बात ये भी है कि वो लोग है ना, मतलब जैसे नहीं होते कि एक होटल चेन चलते हैं, उससे इतर वो लोग परिवार अपने अपने होटल चलाते हैं, अपने अपने परिवार है,
जो वो होटल चलाते हैं अपनी, तो वो एक वहाँ आप जाओगे अगर तू जैसे जाए तो वो एकदम पारिवारिक रिश्ता जैसे हो जाता है उनसे। और मेरे को आज भी जब मैं छोड़ रहा था तो मेरे को एक चिकोटा करके एक बच्चा था, तो वो बड़ा याद आया मेरे को। और एक पॉल दादा थे जो कहते थे कि मतलब जो होटल के मालिक थे, पॉल्स होटल नाम था, तो जो होटल के मालिक थे पॉल दादा, वो कहते थे कि यार मतलब सोचो ये यहीं के लोग हमारे सब शहर गए, जो ये बोलते बोलते कि हमको थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए हमको, तो वो सब गए वहाँ उस साइड में। लेकिन यही सब सैटरडे संडे को मेरे यहीं पे आते हैं शांति लेने, तो फिर वहाँ क्यों गए थे? तो पॉल दादा ऐसी ऐसी बातें करते तो नहीं, तुम कहाँ मतलब आउट ऑफ मतलब रुके थे एरिया शहर से? हाँ, मैं धरान करके एक शहर है, धरान करके एक शहर है जो फुटप्रिंट्स ऑफ हिमालय कहा जाता है, वहां से हिमालय चालू होता है ऐसे। हाँ। तो वहां से जस्ट करीब 30-40 किलोमीटर में एक भेड़ेटार करके एक हिल स्टेशन है, तो वो बहुत अच्छी जगह, कम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत। और वहाँ रहा कुछ दिन, और उसके बाद में एक और जगह नामजे करके एक गाँव है उसके पास में, थोड़ा और ऊपर और चढ़ना पड़ता है, तो वो तो कुछ अलग ही था। वो तो मुझे ऐसा लगा कि नामजे जाके तो मैंने मतलब वो ऐसा टाइम स्पेस है, आपको लगेगा वहां जाके कि आपने समय को मुट्ठी में कर लिया है। मतलब बस वो तेज हवा चल रही है, आसपास बादल आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, बादल बन रहे हैं और इवेपोरेट होते देख रहे हो आप। बस 24 घंटे वहां बैठे रह सकते हो, कुछ करने को नहीं, बस देखो। तो ये भी है ना कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक जनरलाइज कोई कह सकता है कि ये उत्तराखंड में भी मेरे को ये सेम चीजें दिखाई दे सकती है, कोई बोल सकता है कश्मीर में या हिमाचल में भी दिखाई दे सकती है, पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किसी भी यात्रा में, और खासकर लोकल्स कैसे मिले आपको, लोकल्स किस तरीके से रहते हैं, हर का अपना स्पेसिफिक है ना। आप जैसे पंजाब के लोग रहते हैं तो वो अपने कल्चर में अपने एक तरीके से रहते हैं, वैसे ही हिमाचली लोग अपने तरीके से रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत नया था कि नेपाल के लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं। मैं एक सारंगी वादक से मिला वहाँ पे, तो वो मुझे पता चला कि उनका पूरा गांव है सारंगी वादक जहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे सारंगी वादक फोक बजाते हैं अपना, किसी से सीखते नहीं, आपस में परिवारों में सीखते हैं। मैंने कहा ये तो एकदम राजस्थान जैसा हो गया, जो पारिवारिक रूप से सिखाया जाता है, या किसी शास्त्रीय घराने जैसा। तो वो भी सब चीजें हैं वहाँ पे। और हाँ, एक और चीज, वो हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, जगह जगह पे वहाँ पे अच्छे खासे छोटे मंदिर है, पुराने छोटे छोटे मंदिर, भव्यता से इतर, मतलब वो भव्य बनाने के चक्कर में नहीं है, वो जो ऑथेंटिकेशन जो होता है ना चीजों का, वो उसमें ज्यादा खुश है। और धर्म के नाम पे कोई भोंडापन नहीं है, मतलब वो शायद हमसे ज्यादा धार्मिक है, पर वो कोई भोंडापन नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है अपने धर्म को लेकर। धर्म बहुत इंटरनलाइज किया हुआ है मतलब उन लोगों ने। हालांकि वो बहुत अंडर डेवलपिंग नेशन है अभी भी। इंडिया का भी काफी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, चाइना का भी काफी इन्वेस्टमेंट है अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। पर वो जो मेन लैंड से थोड़ा इतर, आप जो काठमांडू साइड है उससे थोड़ा इतर जाओगे आप दूसरी जगहों पे, तो लोग बड़े शांत है और ऐसा चाहते हैं कि सरकार की स्थिरता आ जाए यहाँ पे। बाकी हम तो रहना जानते हैं, मजे में जीना जानते हैं, बस ये। मतलब एक टूरिज्म भी वहाँ पे मतलब होगा। हाँ, वहाँ पे मतलब यस, उनकी एक रोजगारी। यस, बिल्कुल है, मेन है सबसे, और इसलिए भी शायद वो अच्छे से बिहेव करते हो। लेकिन टूरिज्म तो बहुत जगहों पर है, पर सब लोग तो इतना अच्छा मतलब ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट में कि कोई मतलब आपका आव भगत करे, जी हुजूरी करे, इससे नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीधा परिवार जैसा लगेगा आपको, कोई अलग आदमी लगेगा ही नहीं आपसे, इतना वो माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है। मतलब मेरे कई सारे दोस्त होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मैं बोलूँगा उनको सीखना चाहिए नेपाल जाके। राजस्थान कैसा के बारे में बताओ यार कुछ। राजस्थान कहाँ से हो वैसे बेसिकली? मैं ऐसे तो सोजत सिटी है पाली में, पाली करके एक जिला है राजस्थान का जो जोधपुर के पास में। तो सोजत सिटी मेहंदी की नगरी कहा जाती है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेहंदी का काम वहाँ पे होता है। मतलब बनती है कि मतलब हाँ, खेती होती है मेहंदी खेती की, होती है। हाँ, और फिर उसको प्योरीफाई भी किया जाता है और बनाया भी जाता है, पाउडर तक भी किया जाता है। बहुत सालों पहले फरीदाबाद के व्यापारी आए थे ढूंढते ढांढते, तो कुछ पौधा लेके गए थे। तो फरीदाबाद में भी एक अलग इंडस्ट्री है मेहंदी की, लेकिन जो सबसे मेन इंडस्ट्री है, हालांकि अब उतनी नहीं बची, अब वापस यूनाइट हो रही है थोड़ी थोड़ी। लोग मेहंदी खेती भी कम कर दी है वहाँ पे, लेकिन अभी भी वर्ल्ड की सबसे अगर बेस्ट मेहंदी आप कहो तो वो तमाम मानकों पर जो खरी उतरती है, रंग छोड़ने पर भी, या क्या गाढ़ापन है उसका वैसा, तो वो। और मेरे दादा भी पहले मतलब उगाते थे मेहंदी, अब तो इतनी नहीं उगती है हमारे यहाँ, पर मेहंदी उगाते थे पहले। तो वो सोजत करके नगरी है, उसके आसपास एक गांव है चाड़वास करके 30 किलोमीटर, वहाँ मतलब वो मेरा गांव है। बाकी पिछले कई सालों से जोधपुर रह रहा हूँ। और पापा क्योंकि सरकारी टीचर है तो उनका ट्रांसफर होता रहा, तो मैं अच्छा रहा ये कि
राजस्थान के बहुत अलग अलग हिस्सों में रहने को मिला, केवल घूमने को नहीं, रहने को मिला। और यही आदत फिर बाद में पड़ गई कि एक जगह टिका नहीं जाता है, वैसा कुछ है। मैं गया था पिछले हफ्ते में राजस्थान पे थोड़ा घूमने गया था। हाँ। छुट्टियां थी ना तो चला गया। तो यहाँ से जयपुर से अजमेर होते हुए जोधपुर निकल गया था मैं। मतलब लोगों का डिफरेंस भी बड़ा दिखा मैंने वहाँ पे। मतलब जोधपुर के लोग आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, बीकानेर में आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल अजमेर टाइप अलग करते हैं। हाँ। सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो जोधपुर, वो लोग मतलब बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं आपको, खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं, बातचीत आपसे अच्छी करते हैं। ये चीज शायद मुझे बीकानेर में थोड़ी सी कम लगी। हो सकता है शायद मेरा देखो अभी पर्सपेक्टिव हो सकता है। इंस्टाग्राम ट्रेंड और फेसबुक को और ये जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पे एक हम बहस करते हैं, जोधपुर वर्सेस बीकानेर की एक बहस चलती है कि हमारा कल्चर ज्यादा बड़ा है या तुम्हारा कल्चर ज्यादा बड़ा, या हमारा खाना ज्यादा अच्छा है या तुम्हारा खाना ज्यादा अच्छा, हमारी मेहमान नवाजी ज्यादा अच्छी या तुम्हारी मेहमान नवाजी ज्यादा अच्छी। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आने वाले लोग हैं, जैसे तुमने अभी डिसाइड किया, वैसे लोग डिसाइड करें और डिबेट का निष्कर्ष निकले कि जोधपुर बेटर है या बीकानेर। मैं जब जोधपुर गए ना, दोनों जगह पता क्या था, मैंने कोई होटल नहीं लिया, दोनों जगह होम स्टे थी मेरी। मतलब दोनों जगह होम स्टे ली थी। तो जोधपुर वाले जैसी होम स्टे ली, मतलब उनसे मैं मतलब अप्रोक्सीमेट हम शाम को भी बैठे रहे, बात करते रहे, बतलाते रहे, है ना। तो मतलब उनका जो मेहमान नवाजी होती है ना, बड़ी प्यारी थी यार उनकी। उन लोगों ने मुझे सुबह उठे पूरा गाइड किया प्रॉपर, भी आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, खाने की चीजें बताई। और यहाँ तक क्या था कि उनको ये था कि अगर मैं वहां से खाना खाता उनके तो उनको ज्यादा पैसा बनता। पर उन लोगों ने मेरे को ना लिस्ट बना के दी कि वहाँ पे मैंने पहली बार मिर्ची बड़ा खाया। अच्छा, बड़ा कहाँ पे जाके? सूर्या नमकीन या शाही समोसा? शाही समोसा, बढ़िया। घंटाघर के पास है। हाँ। वहाँ पे उनके पास उस दिन ना 3 ही आइटम थी, वैसे 4 रखते हैं वो। हाँ। एक कचौरी रखते हैं, एक उसके वाले रखते हैं शाही समोसा, एक मिर्ची बड़ा, और एक प्याज कचौरी, एक मूंग कचौरी। हाँ। प्याज कचौरी उस दिन उनके पास है नहीं थी, पता नहीं शायद उन्होंने बोला था कि 1 घंटे बाद बनेगी, स्टॉक खत्म हो गया था। पर उनके वो 3 ही आइटम और मैंने तीनों खाई। क्या स्वाद है, मजा आया पूरा। पर जैसे मैंने बीकानेर में एंटर किया ना, बीकानेर की बात बताता हूँ, मतलब साफ सफाई में भी अच्छा है। अच्छा, हमको थोड़ी शिकायत रहती है लेकिन फिर भी नहीं, जो बीकानेर के एज कंपेयर, मैं वो नहीं कर रहा है किसी को, मतलब वो बुरा है कि नहीं है, लेकिन जब बीकानेर गए तो उन लोगों से जैसे बातचीत की, है ना, यहाँ रुके, उनका बड़ा अलग बिहेव था लोगों। क्योंकि अब देखो हम जाते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, बातचीत करते हैं, लोग आपसे प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से नहीं किए उन लोगों वहाँ पे। जितने लोगों से मैंने किसी से रास्ता पूछा, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे। पर हाँ, वहाँ पे 1-2 चीजें मुझे अच्छी लगी। मतलब जब हम टू बी फ्रैंकली जब मैं वहां से निकला तो मतलब मूड सा खराब हो गया। अच्छा यार, इतना बड़ा अच्छा चल रहा था ये यहाँ पे, मतलब शायद मैंने सोचा कि यार शायद गलती कर लिया बीकानेर आके, तो हम किसी और रास्ते से निकल सकते थे। वहाँ पे जब नमकीन वगैरह खाना वगैरह खाया, वो अच्छा था। हाँ, मारवाड़ के पूरे ही लगभग इलाके में खाना अच्छा है, कहीं भी खाना अच्छा है वो। हाँ। मैंने एक और चीज की है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 दिन रहा, हमने किसी भी होटल में खाना नहीं खाया। अच्छी बात है ये। और यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में जो जब हम बीकानेर से बठिंडा जाते हैं तो रास्ते में वो हाईवे है, उस पे आपको होटल तो मिला है, वो लोगों ने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई हुई हैं। इसी साइड आप जब जोधपुर जा रहे थे जयपुर से, तो यहाँ मतलब लोकल छोटे छोटे ढाबे थे, ढाबों पे खाया। बढ़िया। तो वो बातें होती हैं, एक तो आपको रियल टेस्ट मिल जाता है, आपके पैसे ही बचते हैं और मजा आता है। होटल में तो वही चीजें मिल जाती हैं कि आपको वही ग्रेवी सी खिला देते हैं, वही चीजें हो जाती हैं, सारा कुछ मिक्सअप। नहीं, एक इसमें क्या है कि वो स्वाद को लेकर तो लड़ाई है ही, मेहमान नवाजी वाली बात में बस इतना जोड़ रहा था कि जोधपुर में क्या है, ये बहुत इससे लेना देना है लोगों को कि मतलब तुम आए, तुमने खाना खाया क्या, तुमने वो देखा क्या, तुमने वो भी देखा, तुमने वो भी देखा, तुमने वो क्यों नहीं देखा, और तुमने ये अगर ये खा लिया तो फिर वहाँ पे पास में ये पास वाली गली में ये मिल रहा था, ये क्यों नहीं खाया अभी तक। और तुम अगर सुबह सुबह घूमने निकले हो इतनी धूप में, तो पहले जाके ब्रजवासी जो है चाट भंडार जो घनश्याम जी मंदिर के चौक में है, उसको तुमको खा के कांजी वड़ा खाना चाहिए था सबसे पहले। तो कांजी वड़ा क्या है, कांजी वड़ा राई और दही का जूस टाइप कुछ है, ठीक है। वो अगर तुम खाओगे तो तुमको मतलब हाइड्रेट रहोगे पूरे समय, तो तुम अच्छे से जोधपुर घूम सकते हो। तो वो उनको बड़ा कंसर्न है कि कोई जोधपुर आए तो उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए, या मतलब वो जाके हम एक्चुअल में क्या है, एक तो जोधपुर के लोगों की आदत है ना हाइप बनाने की, और फिर हाइप पे वर्थ उतरने की भी।
है ना, तो वो हाइप बनाने से भी पीछे नहीं छूटते हैं। है। और किसी की हाइप जो उन्होंने बनाई है वो थोड़ी सी भी कमी ना पड़ जाए उसमें, उसको भी लेके वो बहुत ऐसे कंसर्न रहते हैं, तो उसको मेक श्योर करते हैं। जैसे मैंने तेरे सामने हाइप बनाई जोधपुर की बहुत सारी, कि यहाँ तेरे को ये खाना है, ये खाना है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेज खाना जो है वो जोधपुर मिलता है, तो मैं मेरी तरफ से मेक श्योर करूंगा कि तुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेज खाना मिले। और मतलब 99.99% टाइम मेरे साथ तो, या मैं आसपास जितने भी दोस्त भी देखता हूँ, तो वो जो भी हाइप बांधते हैं जोधपुर की, तो आदमी आता है तो वो खुशी होता है, मतलब कि हाँ भाई हम खुश हुए, मतलब वर्थ हाइप मेरे वो थी है, बर्थ इट थी वहाँ पे, ये मुझे लगा। हालांकि मेरे को लोग इस पे बहुत शिकायत भी करते हैं कि तू एक तो जोधपुर की इतनी हाइप बांध देता है, इतनी यार हाइप बांध देता मैं जहाँ पे गया ना, हाँ। वहाँ की बात बता सकता हूँ। हाँ। अजमेर में गया था। हाँ। अजमेर में भी ठीक है, लोग अच्छे हैं, खाना हाँ। पानी सही है वहाँ। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई उन लोगों से। हम्म। बस एक चीज़ की थोड़ी सी शिकायत रही, जब मतलब दरगाह में जाते हैं ना, सुकून है वहाँ पे, ठीक है, तो पर जो लोग ना वहाँ पे आपको परेशान करते हैं ना पैसे के लिए, ये दे दो। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, हैं? जैसे अजमेर गया तू दरगाह में, है ना, वहाँ तेरे को तुमने बोला कि तमाम खराब एक्सपीरियंस के बावजूद भी वहाँ पे कुछ तो है, मतलब फेक हाँ, फील हुआ वहाँ पे वाइब तुमको, तो है ना। हाँ, तुम अगर किसी पहाड़ में या बहुत खाली एक समुद्र में जाते हो बहुत, और वहाँ से सूर्योदय या सूर्यास्त देखते हो, ठीक है, तो क्या उसमें भी कुछ फीलिंग तो है? हाँ, है ना। अब हम पर क्या, हाँ यहाँ बैठे हाँ, हैं, तो उसमें भी एक फीलिंग है। बिल्कुल है कि आप किस पहाड़ पर बैठे हो, है ना, उसमें आप कितना माहौल बना रहे हो मन के अंदर, आपका जो सबकॉन्शियस जो है वो कितना वर्क कर रहा है उसकी वाइब बनाने को लेकर। ये फिल्म में भी यही करते हैं अपन, है ना, तो वो कितना आपके आसपास जो चीज़ें वो कितनी ट्रिगर कर रही है आपके सारे इमोशंस को, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कैसा लेकर जाते हो कहीं से। तो शायद बीकानेर में ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ कि लोग भी खराब मिले हो कुछ, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, ओवरऑल तुमको जो एक वाइब थी ना, शायद तुम्हारे सामने जोधपुर की ज्यादा हाइप बन रखी थी और तुमने वो वर्थ पाया, ये भी एक चीज हो सकती नहीं है। कोई वाइब नहीं। मैं तेरे को एक और बताता हूँ। हाँ। हमें उस दिन अजमेर जाना ही नहीं था राजस्थान। हाँ। हमारा प्लान ही नहीं था। हाँ। शाम को सुबह 10 बजे निकला था, 10 बजे तक प्लान था नैनीताल जाने का। हाँ। जैसी गाड़ी में बैठे, कहाँ से नैनीताल जाना था तुमको? यही दिल्ली से। अच्छा। दिल्ली से नैनीताल का प्लान था, मतलब कोई भी प्लान नहीं था, कुछ अच्छा भी खासा प्लान नहीं प्लान था था। कहाँ कहाँ जाना है। जैसे ही गए नैनीताल का प्लान कैंसिल हो गया गाड़ी में बैठे। अच्छा। बोला कि राजस्थान चलते हैं। वाह। फिर हमने सोचा कि 4 दिन में मतलब हमें वापस चंडीगढ़ जाना था, तो मतलब 4 दिनों में क्या, मतलब कहाँ से क्या रास्ता पड़ सकता है अपने को। राजस्थान जयपुर में उस दिन जा नहीं सकते थे, जयपुर में बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। तो मतलब वहाँ पे मैंने एक दोस्त से फ़ोन किया, कह रहे हैं कि आप ना आओ तो अच्छा है। उस दिन हो भी रही थी, जैसे ही क्रॉस किया 2 घंटे बारिश ने बुरा हाल कर दिया, इतनी मतलब गाड़ी नहीं चल रही थी प्रॉपर। तो हमने जस्ट कि कुछ नहीं किया, हमने जस्ट जो सिटी हमें लग रही थी ना रास्ते में, वो हम ऐसे कवर करते निकल गए। ओके। अब जोधपुर से भी ये था, जोधपुर से भी हमारे पास चंडीगढ़ जाने के 2 रास्ते थे। बाया नागौर निकल जाओ, बाया बीकानेर निकल जाओ। हमें थोड़ा सा अपने गांव वाली साइड थोड़ा सा काम था, तो हमने बाया बीकानेर ले लिया। ऐसा कुछ नहीं था हमारा, ऐसे किया हमने, समझ गया। हाँ। वो जिस शहर की जो वाइब थी वही बताई। और जो आप वो बात कर रहे थे ना कि कहाँ पे फील होता है, ये मैं एक चीज मानता हूँ, मतलब तो ये मानता है कि नहीं कि इसमें मन का बड़ा हाथ है, मन सबकॉन्शियस का भी माइंड का होता बड़ा है, हाथ है लेकिन इसमें? जगह का भी मैटर करता है। हाँ, देखो पूरक ये है, दोनों एक दूसरे के हाँ जुड़ते हैं तब ब्लास्ट हो जाता है हाँ, इमोशन तो का। हाँ। ये अलग अलग चीज है। हाँ। देखो ये चीजें इमोशन होता है ना, ये हर बंदे की अपनी चीज है। बिल्कुल। ठीक है। अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कहीं दिमाग में कुछ भी मतलब फटता है, तो मैं गुरुद्वारे बैठ जाता हूँ, सब शांत हो जाती है। ठीक बात है। ये शायद किसी बंदे को वो चीज शांत होगी कहीं पहाड़ पे जाके, किसी बंदे को वो अकेले रह के होगी। बिल्कुल। कई लोग उसके लिए दारू पीते हैं। बिल्कुल। अपना अपना हाँ। वो प्रोसेस है। हमारे वहाँ पे मोहाली में गुरुद्वारा है सोहाना साहब, वहाँ पे शहीद हुए थे, मतलब जत्थेदार हनुमान सिंह जी और उनके साथी, सॉरी जत्थेदार हनुमान सिंह जी और उनके साथी। तो आप वहाँ पे जाओगे ना, वो मतलब बहुत कम गुरुद्वारे हैं पूरी दुनिया में जो 24 घंटे ओपन रहते हैं, और 24 घंटे वहाँ पे बानी चलती है, वो वहाँ पे होता है। आप 24 घंटे में जब भी जाओगे आपको वो ओपन मिलेगा, और जब वहाँ पे आप एंटर करोगे ना, उसका अलग वाइब है उनकी। पता नहीं, अब चीज़ है अलग अलग, मेरे को महसूस होता है। नहीं इसके पीछे जैसे इसके तुमने मतलब बताया कि एक इतिहास है इसका, हाँ, है ना, इतिहास बहुत चीजें जोड़ देता है ना, हम कहीं उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है अपने लिए।
मैं कुमार गंधर्व के घर पे जा रहा हूँ, है ना। कुमार गंधर्व तो अभी वहाँ नहीं है, तो किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, उसका कोई इतिहास है, ठीक है। अब हमने कहीं गए, ठीक है, और वहाँ पे जाकर मतलब मैं उन्हीं का कोई भजन गुनगुनाने लगा, तो कितना मतलब अभूतपूर्व है या कितना वो इमोशन से भरा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। बट फिर भी मुझे ये बाद में क्लियर होना चाहिए, मतलब कि हाँ, ये दरअसल जो भी इमोशन का एग्जेजरेशन है, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है, हाँ, किसी भी जगह को होता लेकर, है। किसी भी जगह हाँ, को लेकर हो, और शांति मिल रही है तो भी ये चाहत ही अपनी कि मैं यहाँ शायद यहाँ बैठूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, वहां बैठूंगा तो शांति नहीं मिलेगी। ये हर बंदे ने अपना अपना बना रखा है। हाँ, शायद हाँ, मैं वही अपना कह ही मैकेनिज्म है ये। मैं वही कह रहा हूँ तो इसमें। यात्रा भी अपनी है अब ऐसी, यात्रा मतलब अपनी है कि हाँ, इसमें किसी का कुछ लेना हाँ, देना नहीं। शायद तेरे को कुछ चीज अच्छी लगती हो, हाँ, मेरे को कुछ लगती हो, हाँ, किसी को चाय में मजा आता है, हाँ, किसी को दारू में मजा आता है, हम्म, अपना अपना सब। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे काशी जाओ, अब ठीक है, अब बहुत सारे जने घाटों को, गलियों को अलग एक फेंटिसाइज किए हुए हैं, रोमांटिसाइज किए हुए हैं, और जो कि सही बात भी है, भव्य लगता है, बनारस का हर एक फ्रेम भव्य है। मतलब आप मैं तो कुछ बहुत कम क्लोजअप्स ढूंढ पाया, वहाँ पे लोग ढूंढते हैं, फोटोग्राफर जाते हैं, तो मैं तो अपनी आंखों का कह रहा हूँ, तो मुझे तो हर फ्रेम एक भव्य फ्रेम दिखाई दिया। बहुत सारे कलर्स है जिसमें, बहुत सारे लोग हैं जिसमें, पानी भी है, तो एक बड़ी सी नदी है, गंगा जैसी, है ना। पर मेरे को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुख वहाँ पे मिला मेरे को, मैं कबीर के घर गया जब, है ना। वो क्यों? क्योंकि उसमें मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है, मेरे मन में बहुत समय से, पिछले 5-6 सालों से मैं कबीर गुनगुनाता हूँ, कबीर पढ़ता भी हूँ, कबीर के अलग अलग जो है ना उसको ट्रेस भी करता हूँ कि क्या क्या जानकारियाँ है, तो इसीलिए मेरे मन को वहाँ ज़्यादा, हालांकि उसके बाद गंगा पर वापस आकर भी उतना ही बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मैं कबीर के घर जैसा कुछ फील कर पाया कि अच्छा, यहाँ कबीर और तुलसीदास मिले थे, किसी ने बताया कि इस जगह कबीर और तुलसीदास मिले थे, यहाँ कबीर लोगों को मिले थे, कि हाँ यहाँ कबीर, नीमा और नीरू जो उनके माता पिता थे जिन्होंने गोद लिया था कबीर को, तो वो वहाँ पे मिले थे, तो उस जगह का फिर अलग वो महत्व हो जाता है ना। अभी जैसे मैं हूँ बताता हूँ, हम काफ़ी सारे पोइट से मिलते हैं, हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का, तो हम बार बार हर 2-3 महीने में किसी न किसी पोइट से मिलते रहते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कई जनों से तो ऐसा होता है कि वो नहीं बोलते, आपको एक सेइंग है कि जिस इंसान को पसंद करते हो उनसे मिलो मत, वरना फिर वो खराब लगने लग जाएगा, हाँ, है ना। होता है। तो इसमें भी 50-50 है, कई बार हमको ऐसा लगा कि इस डरते डरते किसी से मिले, लेकिन वो बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था, और कोई ऐसा लगता था कि यार ये तो बंदा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ये तो इतना बढ़िया लिखा है इसने और ये सब है, उससे मिले और बहुत अफसोस हुआ मिलने का कि ये शायद नहीं करना चाहिए था, लाइफ में अवॉइड कर सकते थे इस चीज़ को। तो अब क्या है कि हम डिसाइड करने का ट्राई करते हैं, पहले से अपने मन में बहुत सारी कहानियाँ बुनते हैं, वो आदमी कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, वो जगह कैसी होगी, कितनी मुझे वहाँ शांति मिलेगी, और बहुत लगभग कुछ खुद पे ही डिपेंड करता है कि हम वहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, मतलब हमको क्या कोई जवाब मिल रहा है किसी यात्रा से, या कोई नए सवाल के साथ फिर कहीं और जाएंगे, ऐसा। कबीर के बारे में थोड़ा सा बताओ यार। कबीर के बारे में, जो भी आदमी है उससे अलग, हालांकि पहले मैं कबीर को विचार मानता था, पर अब थोड़ा अलग अलग लोगों से बात करते करते, खुद भी एक्सपीरियंस करते करते ये समझ में आया कि कबीर विचार, आचार और लिखा हुआ पोइट्री इन सब से इतर, या कोई व्यक्तित्व, इससे इतर कबीर केवल संगीत है ना। तो संगीत जैसे, तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाओ, तुमको नहीं बजाना आता है, और तुम उसको फिर भी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट बजा सकते हो, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा तुमको भी, लेकिन अगर तुम मतलब केवल तुमको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगने लगा यार कुछ तो मेलोडियस मैं बजा रहा हूँ, भले मुझे सुरों का कोई ज्ञान नहीं है, तो भी तुम्हें वो कब 15 मिनट बीत जाएंगे, कब 20 मिनट बीत जाएंगे, कब शायद आधा घंटा बीत जाए, तुमको पता नहीं लगेगा। उस समय तुम जितना भी एकाग्र हुए, है ना, वो वैसा ही है कुछ कबीर, मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रेडिकल थॉट है उसके, बहुत सारे सामंजस्य वाले भी थॉट है उसके, है ना। और मतलब मुझे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोएट लगता है कबीर, अगर पोइट्री के हिसाब से देखा जाए तो। अच्छी बात यह है कि उसने सब कुछ बोला है, लिखा बहुत नहीं है या कम है, ऐसा कुछ बात है। तो सोचो किसी आदमी ने छंद में बहुत सारा कुछ बोला, ठीक है, और वो ऐसी ऐसी बातें बोली, इतनी सरलतम बातें जो हम शायद लाइफ में
रोज चीजें कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं आज, और उसको बहाना बनाते हैं आज के टाइम का कि आजकल तो ऐसा ही चल रहा है तो हम आजकल वैसे ही रहना पड़ेगा हमको, आजकल हमको ये सब तो करना ही पड़ता है, आजकल पूरा जमाना ये कर रहा है ऐसा करके। तो ये दरअसल एक बहाना लगता है मुझे, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें जो हमने की हुई है ना, रोज कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं हम लाइफ को, उस सबको बहुत आसान तरीके से कबीर ने बहुत पहले से बता दिया है ना। एक दोस्त है मेरे जो ट्रेडिंग करते हैं बहुत टाइम से, है ना, अच्छा खासी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने सामने कबीर का एक दोहा लिख रखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूकिया अपना चले हमारे साथ। तो अगर कोई पैसा भी डाल रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि देखो भाई, ट्रेडिंग में भी ये सब अगर कुछ मिल रहा है तो सब कुछ जा भी सकता है ना, ये वाली बात है। तो अगर वो ऐसा इंसान भी अपने रेगुलर लाइफ में कबीर की कुछ कुछ टीचिंग अगर ले रहा है उसका सहारा, तो अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो क्या है, पंथ की बात आ गई और बहुत सारे कबीर पंथ भी आ गए, अलग अलग तरीके के लोग आ गए, है ना। तो वो उस तरीके से वो भी धर्मांधता है एक, मतलब उसको भी धर्म में फंसा दिया, जबकि उसकी मूर्ति बना के पूजा की जा रही है कबीर की, जबकि कबीर तो मूर्ति पूजा का विरोधी था। मतलब मूर्ति पूजा तो कर ही नहीं सकते, वो तो एक फाइनल चीज है कि उसकी मूर्ति पूजा कैसे कर सकते हो जिसने आजीवन मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं और ये सब। पर इससे इतर कबीर बहुत मन की बात है, तुम्हारा कबीर कुछ और हो सकता है, मेरा कबीर कुछ और हो सकता है, पर टोटलिटी में अगर एक बात निकालना चाहोगे तो वो यही है कि भाई ये जो भी आवन जावन का जो ये खेल है, जो तुम संसार में आते हो, एक्सपेक्टेशंस पालते हो और फिर सबको दिखाना है, तुमको कुछ प्रूव करके दिखाना है, तो तुम ये मानो, थोड़ा पहले एकदम रुको। ये जो तुम बार बार सांस ले जा रहे हो और भाग रहे हो इधर उधर, एक बार थोड़ा सा रुक जा भाई, और ऐसा सोच कि क्या चल रहा है, मतलब क्यों करना है ये सब, पहले कारण ढूंढना चाहिए। मतलब ये बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को कि कोई काम करने से पहले उसका कारण तो ढूंढा जाए कि क्यों करना है, और फिर तमाम तरीके के वाद विवाद हो। मतलब मुझे लगता है कि कबीर अपने आप में तुरंत मतलब एक कांस्टेंट वाद विवाद में रहता था, एक कांस्टेंट प्रश्न और आंसर में रहता था, इसीलिए वो उसके हर दोहे में आप बात देखोगे, कहो कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। और कुमार गंधर्व ने एक जब गीत गाया था कबीर का, उड़ जाएगा हंस अकेला, तो उसमें एक लाइन है कि गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला, ठीक है। तो अब आप बात देखो कि कबीर का जो गुरु है वो कबीर ही है। भले ही हिस्ट्री में जाओगे तो आपको ऐसे मतलब घटनाएं मिलेगी कि एक रामानंद जी करके थे, उसको कबीर ने गुरु बनाया, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। लेकिन अभी जो मतलब मूल रूप में कबीर का जो गुरु है वो कबीर खुद ही है। तो गुरु ने कोई बात कहीं से जानी, अपने शिष्य को सिखाना चाह रहा है, पर शिष्य कौन है? तो अपना जो शिष्य है वो खुद भी आप ही हो, ठीक है। तो आपने कुछ देखा, मन को सिखाया और उसको सीख ले, यही है कबीर। मतलब आप ही गुरु हो अपने, और आप ही चेले हो अपने, और आप ही उस सब से सीख के जो भी एक्शन लेते हो वो भी आप ही हो। तो जैसे मेरे को लाइफ में ये लगता रहा पिछले कुछ समय से कि मैं कोई भी काम करूं मैं दूसरे को ब्लेम ना करूं, मेरी किसी विफलता का, मेरे किसी भी उसका, मतलब जो भी है ब्लेम खुद पे। मतलब आजकल बहुत आसान है, मतलब कि हम ये नहीं हुआ तो इस पे ब्लेम कर सकते हैं, ये नहीं हुआ तो इस पे ब्लेम कर सकते हैं। और लाइफ में अगर आपको कोई सजेशन देके चला जाता है तो हम फिर बाद में रोते रहेंगे कि उसने मेरे को कुछ कहा था ऐसा, इसीलिए मतलब मैं नहीं कर पाया अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन। हाँ। पर यहाँ पे कबीर एक्सपीरियंस की बात करता है, यहाँ पे कबीर खुद के अनुभव को लेकर बात करता है। दुनिया में जितनी भी ग्रेट चीज़ें हुई है ना यार, वो इसलिए नहीं हुई है कि कोई आदमी है ना ग्रेट चीज़ें करना चाहता था, कि मैं पहले से सोच के बैठा हूँ कि मैं एक ग्रेट पिक्चर बनाऊंगा, मैं एक ग्रेट डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, सबसे ग्रेटेस्ट पोइट्री लिख दूंगा। वो इसलिए नहीं होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपका कोई मंतव्य नहीं है, मतलब आपको कहीं नहीं पहुंचना है, आप उसमें एमलेस हो, ठीक है। तो जब आप एमलेस हो तब आप एकदम फ्रीली खुद के अनुभव से और एकदम सच के करीब हो, तो आप उसको वैसे ही बयां भी कर पाते हो और धीरे धीरे सीखते भी जाते हो खुद के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कबीर का राजस्थान में अलग प्रभाव है, मालवा में अलग प्रभाव है, ऐसे ही सारे संतों के अलग प्रभाव है। तो संतों की बानी बचपन में ही हमारे गांवों में और ऐसे गाई जाती है, तो उससे काफ़ी ये तो पता चलता है कि कहीं भी जाओ दुनिया में, कुछ भी करो, पर थोड़ा जड़ों के आसपास रहो तो अच्छा रहता है ना, अच्छा भी रहता है। और दूसरा अपनी ज़रूरत कम रखो। मतलब मुझे ये समझ में आया है कि
बहुत ज़्यादा पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा फेम कमाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे आसान काम है आज की दुनिया में, ठीक है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे 0.1 सेकंड की रील डालता हूँ 1 महीने तक, तो मैं तुमको मेरे कम से कम 1 लाख फॉलोअर से ज़्यादा करके बता सकता हूँ। ये ट्रिक्स है ना। हम तो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अपन को तो पता है कि ट्रिक्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। अपन ने करके भी बताए हैं कई लोगों के लिए। लेकिन क्या ये करना है, इसकी क्या है, इससे आपको लाइफ में क्या मिल रहा है? जैसे कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं, है ना, तो वो बहुत ही उसमें अपना देकर बनाते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं उसका नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बस बोल रहा हूँ कि फेम और पैसा कमाना ही अगर मंतव्य है तो फिर मतलब ठीक है, फिर ये कबीर वबीर की बातें नहीं करनी चाहिए। और ठीक है भाई, फिर आप बहुत ही मेटेरियलिस्टिक हो गए हो और रहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आज की दुनिया में, बढ़िया मतलब तुमको। पर ये कोई बोल रहा है कि सर्वाइवल करने के लिए ये सब जरूरी है, मैं नहीं मानता। सर्वाइवल बहुत बेयर मिनिमम चीज होती है, और सर्वाइवल मतलब बहुत कम में, क्योंकि आज आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, 70% से ज्यादा हिंदुस्तान मतलब बहुत कम में सर्वाइव कर रहा है, मतलब अंडर प्रिविलेज्ड है। मतलब आप 5 किलो राशन दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को, तो मतलब अब सोचो 5 करोड़ राशन हटा दोगे तो मतलब भुखमरी है एक, ऐसा ऐसा मानो तो मतलब तो फिर हमको तो बहुत कुछ मिल रहा है यार, है ना। तो यहाँ पे फिर कबीर आता है कि भाई थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है हमको, इसलिए थोड़ा शांत रहो, अपने आसपास देखो, दुनिया के बारे में जानो, दुनिया को भी कुछ दो, और आप भी दुनिया से जितना ले सकते हो सीखने को वो लो। ये वाली बात है। एक संस्था है रेखता, हम्म। तुम जुड़े हो उससे? हाँ जुड़े थे, हाँ। शायद जुड़े हुए हो। मैं भी जुड़ा हूँ, मतलब मैं ऐसे उसका वो जाता हूँ, देखने जाता हूँ। अच्छा। हम्म। तो क्या है उनका प्रोसेस, क्या है? मतलब तुम राजस्थान के लिए काम किया था, उनके लिए क्या हाँ था? हाँ, नहीं मैंने रेख्ता के इवेंट टीम के लिए भी काम किया है, और अब रेख तो बहुत बड़ा हो गया रेखता का नाम, पहले ठीक था। बड़ा ही था, रेख्ता छोटा कब था। पर यही है कि अब लोग जानने लग गए। हाँ, अब लोग जानने लग गए बहुत, उनको भी मार्केटिंग पे वो मतलब मतलब खर्च कर रहे हैं, तो हाँ हाँ। उस वो भी है। अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। मतलब कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, ये वाली चीज़ें लगती है मेरे को। आर्काइवल का काम वो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कर पा रहे हैं लैंग्वेजेस का, ये बहुत सही चीज़ है। क्या बोलते हैं, अलग, अब जैसे उर्दू के अलावा उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस पे ध्यान देना चालू किया, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरे को तो आर्काइवल और डॉक्यूमेंटेशन का काम कोई भी कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, मतलब उससे कोई रिफंड नहीं आने वाला है आपको, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आप जानते हो कि आप जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हो लैंग्वेजेस के आर्काइवल में, इससे आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, इससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ये आपको पहले ही समझ जाना चाहिए। लेकिन और इस पर अगर कोई बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि मुझे कम से कम 20-30 साल तक तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब ये गारंटी मैं कह रहा हूँ। मतलब इस पे कैसे मिलेगा, ये वाली बात है ना। तो लेकिन आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास CSR का पैसा है, तो आप वो किसी अच्छी जगह यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। और बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए, मेरे को ये मतलब मैं ये कहूँगा। आज आपने उर्दू का किया, हिंदी का किया, हिंदी का कर रहे हो आप, उसके बाद में राजस्थानी का आपने शुरू किया, उसके बाद में गुजराती इन्होंने शुरू किया है, अब शायद पंजाबी या और भी जगहों पे इनका ध्यान है। तो जितना हो अच्छा है, क्योंकि देश इतना विविध है, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, और उन लैंग्वेज का अपना ओरल ट्रेडिशन है और रिटर्न लिटरेचर है। तो इन सबको आर्काइवल किया जाना ज़रूरी है, इसलिए भी किया जाना ज़रूरी है कि 10-15 साल की बात है यार, इसके बाद मतलब हम जो बोलते हैं ना, इतने सालों से शायद बोला बोला जा रहा है कि इसको बचा के नहीं रखा तो ख़त्म हो जाएगा, इसको बचा के नहीं रखा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो दरअसल समय आ गया, मतलब अब नहीं बचा के रखा तो हाँ, ये अगले 10 साल में ख़त्म हो सकता। अब आप देखने लग गए राजस्थान में भी, अगर जो गीत गाए जाते थे, जो ट्रेडिशन होते थे, ये केवल इसमें नॉस्टैल्जिया का रोमांटिसिज्म नहीं है, इसके इतर भी ये मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि राजस्थान के बारे में ये बात कही जाती है कि बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कौन नहीं मानेगा इसको कि एक कंजर्वेटिज्म है वहाँ पे, औरतों के प्रति भी है, और बहुत सारी अलग अलग जाति वाद भी बहुत हावी है उन पे। लेकिन उसमें आप ये देखो कि उसी समाज के बीच में से एक ऐसी रस्म है, एक कुमार समाज है, ठीक है, जैसे जो पोट्री का काम करते हैं, अब तो वो अलग अलग भी काम करते हैं। तो वहाँ पे जो देरानी है, देव है ना, वो अपने जेठ के साथ मिलके
एक मतलब बंदोली का जब कार्यक्रम होता है शादी के 2 दिन पहले, ठीक है, तो जेठ और देरानी जो है वो एक दूसरे को औखाणे कहते हैं, मतलब कि एक तरीके से तुम इसको मान सकते हो आज आधुनिकता की रैप बैटल। तो वो तुरंत कुछ कुछ बनाते हैं फ्री स्टाइल में और एक दूसरे को बोलते हैं, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी औखाणे कहा जाता है उनको, और वो कुछ बोलती है देरानी अपने जेठ से शिकायत करती है और जेठ अपने देरानी से शिकायत करता है। पर क्या तुमको मालूम है ये लोग पूरे साल भर में बात नहीं कर सकते। मतलब जेठ बात कर सकता है अपनी देरानी से, कुछ कहना होता है ऐसे कि ये ला दो, ये ला दो, ये काम कर लो मेरा, ऐसा करके। पर देरानी तो बात ही नहीं कर सकती, वो तो हमेशा घूंघट में रहेगी। पर वो ऐसा दिन है जिसमें वो अपनी सारी शिकायतें कर रही है उससे। तो मतलब मेरे को लगता है कि ये जितने भी अलग अलग कल्चर है, मैंने रेखता के लिए ये सब भी आर्काइवल का काम किया था, ऐसा ही कुछ होली का और ये सब। हालांकि बहुत वृहद स्तर पे काम नहीं हो पाया, शुरू किया था पर फिर कुछ मनमुटाव हुए तो फिर और चला गया। फिर मतलब यही है ना, मैंने तो तुम्हें मेरी दिक्कत बताई कि मेरी ही दिक्कत है, मैं टिक नहीं पा रहा हूँ। वो क्योंकि वो तो एक बचपन का ही दिया हुआ है कि ट्रांसफर होते रहे पिताजी यात्रा के चल भी, रही तो है। हाँ ऐसी वाली बात है। बाकी काम ये आर्काइवल को लेके होना चाहिए और भी लोगों को इसमें उतरना चाहिए। मतलब सीएसआर की एक्टिविटी बहुत सारे लोग और भी कर सकते हैं। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन अपनी फेलोशिप देता है, समाज सेवा का काम करता है। ये सीएसआर थोड़ा बताओ क्या है? सीएसआर जैसे कोई भी एक कंपनी है, उसका अगर एक फिक्स टर्नओवर है, मतलब एक स्लैब है, ठीक है, कि इससे ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है, कंपनी का रेवेन्यू है, तो आपको अपने कमाई का 2 से 3% का हिस्सा आपको समाज सेवा में करना होगा। अब वो आप कल्चर पे खर्च करो, आर्ट पे खर्च करो, अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो, कि कहीं पे भी खर्च करो। फिर वो एनजीओ तरीके से मतलब उसमें शक्ल में आते हैं। इसमें ये दिक्कत है कि कई सारे एनजीओ तो केवल पैसा मतलब ब्लैक से वाइट और ये हो जाए इसमें ही रहते हैं ज़्यादातर, तो जो बनाते हैं। पर अब कुछ लोग हैं जो सच में काम करते हैं, तो ऐसे लोग तो और भी होने चाहिए। मतलब रेखता जैसे कम संस्थान है, और मेरे को लगता है रेखता को भी बहुत फायदा होगा इससे कि रेखता जैसे और संस्थान आए मार्केट में। इससे क्या होता है कि मतलब लोगों के बीच में भी माहौल बनता है कि अच्छा केवल एक जना नहीं है जो ये सब कर रहा है, मतलब सच में इसकी कुछ डिमांड चल रही है। कई बार क्या है कि जैसे निर्मल वर्मा के बहुत कुछ कोट फेमस होते हैं ना, तो लोग निर्मल वर्मा को पढ़ना चालू करते हैं, वरना नहीं पढ़ते हैं, है ना। या मतलब दिखाने के लिए कि देखो मैं भी अपनी फोटो लगाऊंगा और नीचे निर्मल वर्मा का कैप्शन लगाऊं। दुनिया थोड़ी ऐसी ही है अभी, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो ऐसी है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पर इस बहुत अच्छी बात जो नहीं है उसमें थोड़ी बहुत और भी अच्छी बातें ऐड ऑन की जा सकती है। जैसे कोई निर्मल वर्मा केवल कैप्शन लगाने के लिए पढ़ रहा है, तो उसको फिर 2-3 बार और माहौल दिखेगा ना उसका, तो वो किताब भी पढ़ेगा, है ना। नहीं, तो ये अच्छी भी चीज ये है। अच्छी चीज है, मतलब मतलब ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ, अगर जैसे कई बंदों का ना आपको ऐसे ही पता चलता है। मैं सच बात बताता हूँ, शिव कुमार बटालवी साहब हैं। मतलब जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे उनके बारे में नहीं पता था, मतलब ये कौन बनता है। अच्छा। तो एक ना मुसाफिर बैंड था उस समय, उन लोगों ने उनका गाना बनाया था कि पुछ दो हाल फकीराना, ठीक है। तो जब मैं वो गाना सुन रहा था, मेरे को बड़ा प्यारा लगा वो। और मेरा दोस्त था, मैंने उससे पूछा यार ये किसने लिखा है, तो उसने बोला कि ये शिव कुमार का है। तो जब मैंने फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर पता चला कि हाँ यार ये शिव कुमार का है, ये शिव बटालवी साहब चीज क्या है। उसके बाद मैंने उनको पढ़ा। तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैंने नुसरत साहब को नहीं सुना था पहले। अच्छा। तो हमारे थोड़ी सी ऐसी इंटरनेट कम था और वहाँ पे नहीं पहुँचा था। तो किसी ने, मैं म्यूजिक पे हम का चल रही थी क्लासेस, तो किसी ने एक गाना सुनाया कि दीपा साडा दिल मोड़ दे, ये तो अखियां दे सामने नहीं रहता। मैंने पहले वो नुसरत साहब का वो गाना सुना, और मैंने उससे पूछा भाई किसका है ये, फिर उन्होंने बनाया कि नुसरत साहब का है। अच्छा। तो मैंने फिर उनको पढ़ना शुरू किया, मतलब सुनना शुरू किया उनको। ऐसे ही होता है, बहुत सारे राइटर होते हैं जैसे जिनके हम एक शेर पढ़ लेते हैं कहीं लिखा हुआ, शायद वो कैप्शन में लिखा हो, किसी ने डायरी में लिखा हो कहीं ना, तो जब उनको पढ़ते हैं तो आपके अंदर अगर कुछ होता है ना, तो लगता है यार कि इनके बारे में और पढ़ना चाहिए इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ऐसे ही है, ये मतलब एक अच्छी चीज है। सबने ऐसे ही किया है भाई। मतलब वो ठीक है, मेरे आज आपने मुझे को 2 नाम बता दिए। मैंने से? जैसे मैंने कबीर के बारे में बहुत कम पढ़ा है। हाँ। नहीं पढ़ा है। हाँ। शायद मैं आपसे बातचीत करके कबीर का पढ़ना अगर किसी शुरू। को कुछ भी पढ़ना है, हाँ। तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक हरे कलर की किताब है ना, और वो कबीर समग्र के नाम से है। तो वो मतलब दुनिया में 2 काम हुए हैं कबीर के ऊपर सबसे बेस्ट, मतलब जो मैं आपको कहूँ कि
उससे बड़ा काम नहीं हुआ फिर कुछ, मतलब मैं आपको ये आप जान जाएंगे मतलब। और अगर आपको फिर और सरलतम भाषा में जानना है फिर तो शबनम वीरमनी जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रही हैं, उनकी आप डॉक्यूमेंट्रीज दे सकते हैं। हद अनहद है, कबीर प्रोजेक्ट का जो भी काम है वो देखो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर और डीप डाइव करना है आपको, ठीक है, तो आप एक हरे कलर की किताब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर समग्र, वो आप पढ़ लो। इसके अलावा अली सरदार जाफरी की कबीर बानी है, वो आप पढ़ सकते हो। पुरुषोत्तम करके एक पुरुषोत्तम अग्रवाल जेएनयू के कोई प्रोफेसर रहे वो, तो उनकी कोई किताब है कबीर पर। लेकिन मेरे को एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है कबीर समग्र, और इसके अलावा एक जो भी कुमार गंधर्व ने काम किया है कबीर पे। मुझे किसी ने बताया था कि अगर आज कबीर हमारी जनरेशन या आज भी इस समय में जीवित है तो वो कुमार गंधर्व का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब हम कितना भी कहे कि फोक में जीवित है आज भी कबीर या संतों की बाणी, लेकिन मैं बोलता हूँ एक स्ट्रक्चर देता है ना जो इंसान, तो वो स्ट्रक्चर और एक आर्काइवल का सबसे मेन काम जो है कबीर का, खासकर कबीर का, वो कुमार गंधर्व का है। और मतलब उनसे बड़ा किसी ने काम नहीं किया। तो कुछ मतलब अगर कबीर को नहीं जानते हो या कुछ भी मतलब नहीं मालूम, पढ़ के भी नहीं आता है कई बार, है ना, मतलब तो आप कुछ मत करो, आप बस कुमार गंधर्व के भजन सुनो, कुछ नहीं करना है आपको। मैं बोल रहा हूँ आपको अगर उसके शब्द भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो भी आप अगर उसको अगर जीवन की दिनचर्या में ला दियो उस संगीत को, उन विचारों को, तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, कुछ ना कुछ बेटर करोगे अपने दिन में। मतलब एक ना एक चीज़ तो बेटर करने लगोगे, तो और थोड़ी शांति आएगी लाइफ में। शांति के साथ साथ थोड़ा देखने सीखने की जो समझ है उसमें भी थोड़ा एनलाइटेंड फील होता है कि यार मतलब थोड़ा ठहरूं, लोगों से मिलूं, बात करना अच्छा। लेकिन देखो ये एक बात बता रहा हूँ, मतलब ये तो मैंने जो भी रिकमेंड करना था वो कर दिया, पर जैसे मैं कबीर के घर में बैठा था, कबीर का जो प्राकट्य स्थल माना जाता है बनारस में लहरतारा, वहाँ एक आश्रम है, वो बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, सामने मूर्ति रखी हुई है। तो मेरे को एक बाबा मिले, शीतल बाबा। 2-3 मिनट बात हुई, उसके बाद हम बहुत मतलब फ्रैंक हो गए थे। तो फिर मैं शीतल ब्रो कहने लग गया उनको, ठीक है। तो शीतल ब्रो जो थे वो करीब 40-45 साल पहले अपना घर छोड़ के आए हुए, और उसके बाद शायद 2 ही बार गए हैं, 45 साल के अंतराल में 2 बार गए हैं घर। वो भी उनको फ़ोन करना था किसी को, इसीलिए क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं था, बस इस कारण से गए थे। तो मैंने शीतल भाई से पूछा कि शीतल भाई यार, कबीर ने तो मना किया मूर्ति पूजा करने का, आप यहाँ मूर्ति लगाए बैठे हो। तो ऐसे पहलता, ऐसे दांत निकालता है, तो हंसता है। फिर वो बहुत क्यूट आदमी, तो वो फिर ऐसे बोलते हैं एकदम सम्यक होकर, ऐसे बोलते हैं कि देखो आप बात तो सही कह रहे हो, है ना, कबीर ने तो मना किया था। पर ऐसा है कि 47 के बाद में, आज़ादी के बाद में, ये जो विचारधाराओं की लड़ाई है ये धीरे धीरे है ना शोबाजी में परिवर्तित हो गई है ना। मतलब आपका कोई स्थल है, आपके यहाँ इतने लोग आते हैं, आपका मंदिर इतना भव्य है, ये सब बातें फर्क डाल रही है लोगों के मन में। अब लोग कबीर के विचार को मानने थोड़ी ना कहीं जाएंगे या ऐसे ही थोड़ी कर लेंगे। वो कबीर का मतलब राम जी का मंदिर कितना बड़ा है, और कोई मस्जिद कितनी बड़ी बनी है, और कॉरिडोर कितने बन गए हैं, वो उस पर बहुत आजकल लोगों का मतलब दिमाग सोचने का तरीका या किसी को मानने और नहीं मानने का तरीका इम्पेक्ट करने लगता है। इसलिए आज देखते हो कि नेता जो है उन्होंने रील्स का माध्यम अपनाया है, तो हमको लगता है रील्स ज़्यादा जिसकी चल रही है वो ज़्यादा बड़ा नेता है। तो ऐसे ही करके आज हो गया है ना। तो उसने बोला कि यार ये जो विचारधाराओं की जो हुई ना कंपटीशन जो चालू हुआ, इसमें हमको अपने आप को बनाए रखने के लिए मंदिर भी भव्य करना पड़ता है और मूर्ति भी डालनी पड़ती है, मतलब। तो मैंने कहा यार ये तो एकदम मतलब ठीक है, तर्क अच्छा है, लेकिन बहाना है ये। तो बोले हाँ बहाना तो है। तो मैं उस आदमी की दाद देता हूँ कि चलो वो ईमानदार था उस वाले मामले में। हालांकि बहुत सारी बातें हुई उनसे। एक चीज़ है कि शीतल भाई ने, वो जो बाबा थे, वो बोले कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने आपको ये सीधा ऐसी बात कर दी, आप तो एक तरीके से किसी मतलब आप मान लो कि कबीर के मंदिर में पंडे नहीं बैठते हैं, कोई और बैठता, पर है तो वो किसी मंदिर के पंडे जैसा ही होगा अगर आप जाओगे तो मैंने कहा यार आप तो एक तरीके से किसी मंदिर के पंडे हो, तो आप क्यों इस बात से नाराज नहीं हुए जैसा आमतौर पर लोग हो जाते हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। वो बोलते यार मुझे क्या गुस्सा बहुत आता था पहले, तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो मैं मतलब किसी से बहस करने लग जाता था,
या कुछ नुकसान कर देता था किसी का, या खुद ही का नुकसान कर देता था। आप गुस्से में तो सबसे ज्यादा खुद का नुकसान करते हो। तो उसने क्या किया, उसने वो पौधारोपण का काम करता था। रोज सुबह उठ के एक नया पौधा लगाता था, पौधों में पानी डालता था, बागबानी करता था आश्रम के आसपास ही। तो उसको जब भी गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, एक पौधा उखाड़ लेता था जाके। तो उसको फिर वो बहुत बुरा लगता था कि मेरे ही हाथों का रोपा हुआ पौधा मैं उखाड़ रहा हूँ। तो ये उसकी ट्रिक काम कर गई। धीरे धीरे क्या, उसका गुस्सा शांत होने लगा, क्योंकि उसको इसका रिपरकशन मालूम था कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे मेरा ही रोपा हुआ पौधा उखाड़ना है, तो फिर रोपना पड़ेगा और फिर उखाड़ूंगा फिर मैं उसको, तो ये तो कब तक चलता रहेगा, इसका वरना मुझे शांत होना पड़ेगा। तो उसने ये ट्रिक अपनाई लाइफ में कि मुझे शांत होना है, तो पौधा फिर अब उसके पौधे बचे हुए रहते हैं। वो उसने जो बागवानी की थी, वो उसने मुझे गार्डन दिखाया। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सारे फूल लगे हुए, पूरा छायादार हो रखा है मामला, बहुत ठंडी जगह है वो, तो अच्छी जगह है वो। और हालांकि हम ये करीब 1.5-2 घंटे हमारी शीतल भाई से बात हुई, और तभी एक कोई 19-20 साल का लड़का था, वो वहाँ पे मतलब बहुत समय से चुपचाप बैठा हुआ था, ध्यान में बैठा हुआ था। वो उठता है और बोलता है कि 1 मिनट भाई साहब, मैं अपनी बात बोलूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। कि बाबा जो कह रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आप लोग गुणीवान लोग हैं। आप भी जो कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया बातें हैं, जितने जो भी हम बातें कर रहे थे, कबीर कह रहा हूँ, दुनिया कह रहा हूँ। वो बोलता है लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कबीर को उस दिन प्राप्त कर लोगे जिस दिन आप मौन हो जाओगे। और इतना कह के चला गया, वो 19 साल का लड़का। तो मुझे बड़ा ऐसे स्तब्ध सा फील हुआ कि हाँ यार, मैं इतना 2 घंटों से 2.5 घंटों से बस बातें किए जा रहा हूँ, बाबा से जो भी मुझे जानना है वो भी किए जा रहे हैं, हम इतना वाद विवाद बुद्धि विमर्श कर रहे हैं, पर एक कोई 19 साल का लड़का हमको आके बता देता है कि भाइयों ये सब बौद्धिक है ना, मास्टरबेशन है एक तरीके से, है ना। इसके अलावा अगर आप मौन होगे, आप में जितना शांति आएगी दुनिया को देखने की, अपने को समझने की, तब उतना ही आप कबीर के पास होते जाओगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है भाई, कितनी रैंडम बातचीत है। अच्छा लगा, ऐसे ही करते हैं, सही है। मुझे लगता है कि पर मैं तो एकदम वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ स्पीड से भाग रहा हूँ। क्या आयुष? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ।